नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं, टॉपिक बोल दीजिए। यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह इतना नहीं है, इसलिए मैं इसको टॉपिक मान सकता हूँ। ठीक है, या क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। फेराडे का नियम सबसे पहले हम समझेंगे। फेराडे के नियम कुल आज हम 4 टॉपिक समझेंगे, बारीकी से एक एक को समझ लेंगे। क्या टॉपिक है उसको लास्ट में सबको समझते हुए चलेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने जिस प्रकार से कहा था कि आपकी केमिस्ट्री की तैयारी मैं कराऊंगा, तो उसी अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूँ। मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं, हाफ न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल बताए थे आपको, जिसमें कि मैंने 5 करा दिए हैं, 5 आपको कराने हैं। एमसीक्यू वगैरह भी कराने हैं। और मैंने अभिक्रियाएं बताई थी, एचटी अभिक्रियाएं करा दी हैं, और काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स भी वहाँ पर अच्छा रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से आज हम कंप्लीट करेंगे जो हमारे आज के टॉपिक हैं उनको। सबसे पहला जो टॉपिक है फेराडे का नियम। देखिए, फेराडे ने 2 नियम दिए थे। सबसे पहला यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़ लीजिए इसको। क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश यानी विद्युत के समानुपाती होती है। विद्युत की मात्रा भी लिख सकते हैं, विद्युत की मात्रा, यहाँ पर विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। तो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ध्यान देना। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर समझ लीजिए ये कहाँ से कैथोड, जब भी जैसे मान के चलो हम अपघटन करते हैं, तो उसमें जो कैथोड और एनोड होता है, हम जानते हैं 2 चीजें होती हैं किसी भी अभिक्रिया को। जो सेल होता है उसमें कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। जब हम अपघटन कराते हैं उसमें कैथोड और एनोड डुबाते हैं उसमें, तो उस पर जो पदार्थ मुक्त मात्रा जो पदार्थों की होती है, मान लेते हैं हम डब्लू है। जो यहाँ पर अपघटन कराने पर एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की हम मात्रा मान लिए डब्लू। डब्लू यानी भार है, वेट है। तो ये मान लिए कि इतनी मात्रा निकल रही है। तो ये जो नियम है, प्रथम नियम फेराडे का, वो कह रहा है विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश यानी विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। जो यहाँ पर मात्रा निकलेगी कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होगी, वही समानुपाती होती है विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश यानी विद्युत। आवेश जब प्रवाहित होता है तभी विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है, यानी विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके समानुपाती होता है? जो डब्लू समानुपाती हो जाएगा। क्यों? डब्लू क्या है? पदार्थ पर, जो कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा। क्यों? क्या है? आवेश। तो यही हम यहाँ से ये नियम कहता है। ठीक है, इसको लिखेंगे अर्थात ये जो प्रथम नियम है फेराडे का, यही कहता है डब्ल्यू समानुपाती होता है क्यों को। आप इतना याद रखेंगे। अब जब परिभाषा इसकी, बस आप इतना तैयार कर लीजिए, परिभाषा आप इसी से बनाकर लिख देंगे। यानी इस नियम के अनुसार कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है। क्यू इक्वल टू होता है आई टी। हम ये जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं भाई, क्यू इक्वल टू आई टी होता है तो रख देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? डब्ल्यू प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई टी के। डब्ल्यू किसके समानुपाती हो जाएगा? आई टी के। अब ये भी हम जानते हैं कि समानुपाती का कुछ जो साइन होता है उसको हटाने के बाद कोई ना कोई एक नियतांक आता है। इसको इक्वल में लाएंगे तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पर आता है जेड। जेड क्या है? जेड है रासायनिक नियतांक। ये क्या है जी? विद्युत रासायनिक नियतांक। तो ये जेड, यहाँ पर समानुपाती का साइन हटाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक नियतांक है, इसी को इस तरीके से भी लिखते हैं, यानी ये इसके बराबर होता है ई अपान में एफ के। ई क्या है? ई है तुल्यांकी भार। ये क्या है जी? तुल्यांकी भार है। और ये क्या है? फेराडे नियतांक है। ई क्या है? तुल्यांकी भार है। और ये क्या है? फेराडे नियतांक। और जेड तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। तो अब चलिए, ई जेड का जो मान है यहाँ से हमें मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर आप लिखेंगे जेड इक्वल टू ये होता है, तो उठाकर मान रखेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? जेड नहीं, ई ऊपर आ जाएगा और इसी के साथ में आई टी हो जाएगा। आई टी नीचे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है प्रथम नियम के अनुसार। यही क्या है? प्रथम नियम के अनुसार सूत्र निकल के आता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। ई का जो मान है, कभी कभी जब न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया, मान के चलो, वैसे ज्यादा इससे न्यूमेरिकल तो कभी पूछा नहीं है, बहुत कम ही पूछता है। 10-5 सालों में तो पूछ लिया। अगर पूछ लेगा तो ई का जो मान होगा वो किस तरीके से निकालेंगे? तो ई इक्वल टू होता है अणुभार, जिसका भी हम ई निकालेंगे, यानी
तुल्यांकीय भार निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अणुभार बटे में आवेश, उस पर आवेश कितना है और उसका अणुभार कितना है, उसी को डिवाइड कर देंगे, यानी उसी का अनुपात निकाल लेंगे, वही क्या निकल आएगा, तुल्यांकीय भार। तो आई होप ये आपको प्रथम नियम समझ में आ गया होगा। ज्यादा खतरा प्रथम नियम है भी नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी फैराडे का नियम आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे विद्युत अपघटन हो रहा है, और विद्युत अपघटन हो रहा है तो उसमें जो कैथोड तथा एनोड है उस पर जो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा यानी W है वो समानुपाती है विलयन जो है जिसमें कैथोड और एनोड डुबाया है, उसी में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी के समानुपाती होता है। अब Q इक्वल टू मान रखेंगे तो यहाँ पर IT आ जाएगा, Q इक्वल टू IT होता है, ऐसे चूंकि भी लिख सकते हैं आप। और फिर हम जानते हैं समानुपाती का साइन हटाने के बाद कुछ ना कुछ आता है तो Z आ जाएगा, और फिर W इक्वल टू ZIT हो जाएगा, और Z का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे तो ये हमें सूत्र मिलेगा। ये मेन फॉर्मूला है, यहाँ तक आपको लाना है और कंप्लीट कर देना है। तो प्रथम नियम हमने समझ लिया, अब चलिए हम समझते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। चलिए अब समझ लेते हैं फैराडे के द्वितीय नियम को। फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ पर हमने लिख रखा है, परिभाषा उसकी लिख दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो। इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है। चलिए अब समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है जब विद्युत धारा की समान मात्रा, यानी विद्युत धारा है उसकी क्या हो, समान मात्रा, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन। श्रेणी क्रम क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे मैंने प्रतिरोध ले रखा है जी, इस तरीके से जब आपको जुड़े दिख जाए तो ये श्रेणी क्रम होता है। ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर आपको इस तरीके से दिख जाए ऐसे, सॉरी यहाँ पर नहीं, नीचे इसके एक यहाँ है, एक उसके नीचे इस तरीके से जुड़ा है, और फिर एक यहाँ पर जुड़ा है, तो ये इस तरीके से अगर आपको जुड़े दिख रहे हैं तो आप समझ जाना ये समांतर है। समांतर रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं, एक ये खींच दे, इसी के समांतर अगर खींचना चाहें तो हम ये रेखा खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, इसी तरीके से तो खींचेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, ये समांतर है, इस तरीके से खींचे, समझ लो रेखाएं हैं तो समांतर है, तो ये समांतर क्रम हो गया। ये श्रेणी क्रम यानी एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है। जब विद्युत धारा की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से, अब समझ लीजिए यहाँ पर क्या जुड़े हैं, विद्युत अपघट्यों के विलयन जुड़े हैं, और इसी में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा, विद्युत धारा की समान मात्रा, यानी जैसे ना तो कभी ज्यादा हो ना तो कभी कम। 5 एम्पियर की मान के चलो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो 5 एम्पियर की यहाँ से गुजर रही है, समान मात्रा और समान समय में, यानी एक ही समय में प्रवाहित करें, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में से अगर विद्युत धारा की समान मात्रा को समान समय में प्रवाहित करते हैं, तब जो इलेक्ट्रोडों पर, हम जानते हैं विद्युत अपघट्यों में 2 इलेक्ट्रोड डुबे होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तब जब समान धारा प्रवाहित करने के बाद समान समय में, तब जो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ मुक्त होते हैं, यानी मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है, यानी उन पदार्थों के जो तुल्यांक होंगे उसी के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं ताकि यहाँ से हम फॉर्मूला लिख सकें। तो ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलिएगा, और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप तैयार करते हुए चलेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स, अभी मैथ, ये हिंदी का पेपर हो जाए, मैथ की भी मैं फुल तैयारी कराऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे लिखेंगे, अर्थात जो पदार्थ की मात्रा मान लेते हैं W1 है, नीचे मान लेते हैं W2 है, ये इलेक्ट्रोड की मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एनोड की है, ये कैथोड की, इस तरीके से आप मान सकते हैं। और यहाँ पर एक किसके बराबर हो जाएगी, Z1 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से Z2 के बराबर। ये क्या है, विद्युत रासायनिक नियतांक है, ये क्या है, विद्युत रासायनिक नियतांक, और हमें किसके बराबर दिखाना है, रासायनिक तुल्यांक, यानी तुल्यांकी जो भार है E के बराबर, उसी को दिखाना है। तो यहाँ से हम W1 कर देंगे, W2 बराबर किसके, E1 व E2 के। अब ये एक मिला हमको फॉर्मूला, और एक यहाँ से ये मिला। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सूत्र निकलता है, तो यहाँ से ध्यान रखना, अर्थात W1 बराबर है भाई W2, यानी W1 बराबर है Z1 के, और W2 बराबर है Z2 के, और ये W1 इसके बराबर है, और यहाँ पर W1 इसके भी बराबर है, इसलिए इसको भी यहाँ पर लिख देंगे E1 अपान में E2। ये आपको सूत्र याद रखना है, यही इसका मेन फॉर्मूला है फैराडे के द्वितीय नियम का।
तो आई होप ये फेराडे का नियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार परिभाषा पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना माथापाई करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से तैयार करते हुए चलिए। अब चलिए समझ लेते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। फेराडे का नियम कई बार पूछा हुआ है और ज़्यादातर इसी के चांस है एग्जाम में पूछने के। ये विद्युत रसायन जो हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, आप दूसरे चैप्टर के ही सारे जो टॉपिक हैं उनको हम समाप्त कर देंगे, जितने हमें पढ़ने हैं। चलिए अब अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी इसको तैयार करो, मैं इस पर न्यूमेरिकल भी तैयार करा दूंगा। जैसे मैंने पहले टॉपिक बताए थे फिर उसके उसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल बता दिए थे, तो ये टॉपिक तैयार करो, फिर इसके बाद में इसी पर हम न्यूमेरिकल भी समझा देंगे। पहले हमारे टॉपिक क्लियर रहेगा, सूत्र क्लियर रहेगा, तब आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो नष्ट समीकरण क्या है? नष्ट समीकरण का काम क्या है? जब भी आपको क्वेश्चन में दिख जाए इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, समझ लीजिए यहाँ पर नष्ट समीकरण का उपयोग हो जाएगा। यही जो नष्ट समीकरण है इसका ही उपयोग किया जाएगा। तो नष्ट समीकरण क्या है यहाँ पर लिखते हैं पहले। नष्ट समीकरण है ई सेल। अब ई सेल क्या है? ई सेल है इलेक्ट्रोड विभव। अब किसी सेल का, यानी किसका इलेक्ट्रोड विभव? सेल का इलेक्ट्रोड विभव। ये बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपान में NF, RT अपान में NF। और फिर यहाँ पर होता है log P बाई R। ये इस तरीके का, ये सांद्रता है, यानी उत्पाद की सांद्रता और ये अभिकारक की सांद्रता, और ये log की प्रॉपर्टीज वगैरह होती है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा, तो log 2 हो जाएगा, तो उसका मान रख देना है यहाँ पर। अब ध्यानपूर्वक इसके बारे में समझ लेंगे। देखिए इसको अगर पूछता है नष्ट समीकरण को, तो यहाँ पर आपको अगर नहीं भी पूछता है तब भी इसको तैयार करना, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो पूछेगा नहीं तो क्या पूछ लेगा, यहाँ से न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेगा। अब क्रिया दे देगा आपको, बोलेगा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये सब यहाँ पर जो प्रतीक दिख रहे हैं ये सब है क्या? चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। जो ई सेल है, ई सेल क्या है? ई सेल है इलेक्ट्रोड विभव। ई सेल क्या है जी? इलेक्ट्रोड विभव। और जो यहाँ पर ई नोट सेल है, ई नोट सेल, हमने कहा था जब भी हम पढ़ा रहे थे, आपको बताए थे जब क्वथनांक का उन्नयन वगैरह, तो वहां पर हम बताए थे अगर नोट दिख जाए तो आपको यहाँ पर मानक या शुद्ध, ठीक है, मानक यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें दिख रहा है आर। आर क्या है? ये है गैस नियतांक। आर क्या है? गैस नियतांक। अगर ये पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सब क्या है इसको दिखाना पड़ेगा। आर क्या है? गैस नियतांक है, नियतांक। और ये जो टी है, टी तो आप जानते होंगे क्या होता है? तापमान या ताप बोल सकते हैं इसको। एन क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एन क्या है जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? जो एक अभिक्रिया देगा उसमें आपको दिख जाएगा, जैसे मान के चलो लिख देगा कॉपर 2+, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है, इसकी जगह पर। और एफ क्या है? एफ है फैराडे नियतांक। एफ क्या है? फैराडे नियतांक। और नियतांक का मान तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? यहाँ पर आ जाएगा 96,500 कूलाम। ये सी है, सी यानी कूलाम। फैराडे नियतांक का एफ का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है, 96,500 कूलाम। तो आई होप ये जो समीकरण है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप कोष्टक में बंद करके कॉपी पर नोट कर लेंगे, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब इसका बहुत उपयोग हम करेंगे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, और ये नष्ट समीकरण यहीं पर समाप्त होता है। बस इसमें क्या पूछा जाता है, इसकी ना तो परिभाषा पूछता है, बस ये समीकरण आपको पुस्तक में मिलेगा, इसी से आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं। और कौन से न्यूमेरिकल? जहाँ पर आपको पूछ ले इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रोड नहीं इलेक्ट्रोड विभव जहाँ पर आपको पूछ रहा है, तो समझ जाना ये वाला हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आई होप नष्ट समीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझ लेते हैं अगला जो टॉपिक है विद्युत रसायन से, उसका नाम है कोलराउज का नियम, उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कोलराउज का नियम। ये भी बहुत आसान है, ज्यादा लंबी इसकी परिभाषा नहीं है। किताब के हिसाब से अगर देखें तो बहुत लंबी परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख रखा है। और इसको आप अगर लिख देते हैं तो समझ लीजिए, अगर आपको ये पूछा तो समझ लीजिए यहाँ से जितने नंबर मिलने हैं तो आपको मिल जाएंगे इसी परिभाषा से। क्या लिखा हुआ है? इस नियम के अनुसार
अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर मोलर चालकता यानी केप एम इन्फिनिटी, ये अनंत तन्यता पर ये मोलर चालकता, ये जो केप है ये किसको दिखा रहा है, इसे बोलते हैं केप, ये मोलर चालकता को दिखा रहा है, ठीक है। और किसकी, किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वो भी कहां पर, अनंत तन्यता पर, कहां पर, अनंत तन्यता पर। तो यहाँ पर जो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है किसी विद्युत अपघट्य की, उसके सभी धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं का योग होती है। अब धनायनों यानी V+ धनायनों की आयनिक मोलर चालकता, यहाँ पर क्या लिखा, आयनिक मोलर चालकता, तो आयनिक मोलर चालकता, तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और फिर यहाँ से प्लस V-, अब देखो ये धनायनों की आयनिक मोलर चालकता हो गई और यहाँ से ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, ये V है, ये मत समझना ये केप है, तो ये उल्टा केप हो गया, ये V है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से हो जाएगा केप M- इन्फिनिटी, ये ऋणात्मक यानी ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता है, ये धनायनों की आयनिक मोलर चालकता है, और इनको हम अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यही आपको सूत्र यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये आपका सूत्र है और इसके अनुप्रयोग भी पूछता है। चलिए अनुप्रयोग समझ लेते हैं इसके क्या है। यहाँ पर मैंने इसके अनुप्रयोग लिख दिए हैं, चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला जो इसका कोलराउज के नियम का अनुप्रयोग है, तो सबसे पहले यहाँ पर ही लिखा है अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी मोलर चालकता ज्ञात की जाती है कहाँ पर, अनंत तन्यता पर। तो यहाँ पर लिखा है मैंने अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना करने में, पहला आप अनुप्रयोग ये लिख देंगे। दूसरा क्या लिखा है, आयनों की आयनिक गतिशीलता की गणना करने में, जो आयन है उनकी जो आयनिक गतिशीलता है उसकी गणना करने में कोलराउज के नियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघट्य की वियोजन कोट की गणना करने में, विद्युत अपघट्यों की वियोजन कोट की गणना करने में। अब थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो विद्युत अपघट्य यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य, ये कौन से विद्युत अपघट्य हैं, ये प्रबल नहीं, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। यानी यहाँ पर जो कोलराउज का नियम लागू होता है वो सिर्फ किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में, और ये जो इसका अनुप्रयोग है और कहाँ होता है, जल के जो आयनिक गुणनफल हैं उसकी गणना करने में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी बच्चे कमेंट किए थे उनके लिए स्क्रीनशॉट भाई, उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए समझ लेते हैं अगला जो लास्ट टॉपिक है मोलर चालकता, उसके बारे में। मोलर चालकता की परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दी है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ध्यानपूर्वक आपको समझना है, ज्यादा बड़ी परिभाषाएं यहाँ पर मैंने नहीं ले रखी है, वही परिभाषाएं उतनी ही छोटी परिभाषा में बता रहा हूँ जितना आपको आसानी से याद हो जाए, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है आपको, जितना एग्जामिनर चाहता है उतना ही लिखो। अगर आप निबंध की तरह किसी परिभाषा को लिखकर चले आते हैं तो समझ लीजिए आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हुआ, नंबर आपको देगा, हो सकता है काट भी ले, क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा ना उसको। अभी इतनी परिभाषा अगर आपको ही दे दिया जाए, पूरा पेज ये भर के, ये पूरा बोर्ड भर दिया जाए, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, आप उब जाएंगे पढ़ पढ़ के, तो आप भी सोचेंगे यार छोटा लिख देता इसको, छोटा जब लिखा जा सकता है तो छोटा लिख देता, तब भी आपको नंबर मिलते। लेकिन जो एग्जामिनर होता है उसे अच्छा जो है इफेक्ट पड़ता, वो सोचता हाँ कम शब्दों में इसने अच्छे से पॉइंट को दर्शा दिया है कि पॉइंट ये क्या कह रहा है। तो यहाँ कम शब्दों में मोलर चालकता की परिभाषा लिखी है, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलेय की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। क्या है, एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त, एक मोल है विद्युत अपघट्य का, उसकी जो चालकता है यानी उसकी जो चालकता है वही उसकी मोलर चालकता कहलाती है। यानी एक मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलेय की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं मोलर चालकता को, इसे केप एम, मोलर चालकता भी हमने देखा था, मोलर चालकता अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता देखा था ना, तो यही केप एम। लेकिन अनंत तन्यता पर था तो यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मोलर चालकता है तो मोलर चालकता को केप एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे केप एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एक सूत्र यहां से निकल के आता है, केप एम इक्वल टू होता है कंपाई, ये जो डिजाइनर के बना है इसे के नहीं बोलना, ये कंपा है, क्या है, कंपा, और इसमें गुणा किसकी होती है, 1000 की, कंपा इंटू 1000 अपान में कैपिटल एम, ये इसका सूत्र मोलर चालकता का होता है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा भी, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो ये केप एम क्या है, मोलर चालकता है, ई कंपा क्या है, कंपा का आपको मान दे देगा, वही आपको लिखना होगा। ये 1000 तो आप समझ ही रहे हैं संख्या है, इसका गुणा है। अब यहाँ पर इसका ये जो लिखा है एम, जहां पर एम
अब इसके बारे में समझ लेते हैं एम क्या है। जहां कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलरता है, जहां कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या है, मोलरता, और स्मॉल एम हमने बताया था वो क्या होता है, मोलरता होता है। अब कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए, हल्का सा ए, डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान में एम ए इंटू वी एम एल। यहाँ पर इसका मान तो रखना नहीं है, आपको मोलरता दे ही देगा, तो बस मोलरता उठाना है। मोलरता का मान जैसे दे देगा एम इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर, इस तरीके से दे देगा। आपको यही 0.5 मोल यहाँ पर उठाकर रखना है और कंपा दे देगा, उसका मान रखना है, बस कैलकुलेट करके निकाल देना है मोलर चालकता। ये मैं बता रहा हूँ कि ये इसके बराबर मोलरता किसके बराबर होती है। यहाँ पर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ए ये क्या है, विलय का भार, एम ए क्या है, विलय का अणुभार है, और ये क्या है, वी जो विलायक का आयतन होगा वो भी किस में होना चाहिए, एम एल में। यहाँ पर मोलरता विलयन जो होता है वो लीटर में होता है, और मोलरता जो होती है वो उसके लिए जो विलयन होता है वो केजी में, ग्राम में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बस, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ कि मोलरता क्या होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी मैं टाइम दे दूंगा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक इसका क्या होता है जी, मात्रक होता है ओम यूनिवर्स। किसी की पावर में अगर -1 दिख जाए तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओम यूनिवर्स, और फिर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मोल यूनिवर्स। ये इसका मात्रक होता है, इसे भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि मात्रक एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए आप इन सभी को तैयार कर लेंगे। तो आई होप ये जो मोलर चालकता है ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत रसायन से ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है और साथ में इन पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। अगर आप इसको तैयार कर लिए तो समझ लीजिए एक तीर से आपने 2 निशाने कर लिए। एक तो आपकी ये परिभाषा वगैरह तैयार हो गई, अगर पूछता है तो ये लिख देंगे, और इससे जो न्यूमेरिकल अगर पूछ लिया तो वो भी आप कर लेंगे। कभी कभी बोलेगा मोलर चालकता को समझाइए, और उसी के साथ में एक न्यूमेरिकल चिपका देगा। इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल वाली क्लास में दिखाया भी था किस तरीके से पूछा, जैसे मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछा था और उसी से संबंधित एक न्यूमेरिकल भी दे दिया था। तो इन पे भी पूछ सकता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि जब हम इस पर न्यूमेरिकल लगाएं तो आपके पास ये सूत्र पहले से अवेलेबल रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको 4 टॉपिक मैंने बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। इनको समझ के बारीकी से नोट करके समझ लेना है। 12th जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 8 तारीख को है, और 8 तारीख को धमाल मचा देना है। न्यूमेरिकल में कराऊंगा अगली क्लास, उसकी जो मेरी क्लास रहेगी केमिस्ट्री के लिए वो न्यूमेरिकल की रहेगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।